हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि में पढ़ना। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के विषय में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ अंत तक। और ये वीडियो काफी हेल्पफुल है, तो पेन और पेपर्स के साथ आप एक एक चीज नोट करते चलेंगे। हमने एक ग्राफ बनाया हुआ, एक मैप बनाया हुआ और इस मैप पे हमने बहुत सारी रिवर्स यानी बहुत सारी नदियां दर्शा रखी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत के पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसके बाद दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली उन सभी महत्वपूर्ण नदियों के विषय में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले पश्चिम बंगाल में। कल हमने चर्चा की थी गंगा नदी के विषय में। हमने आपको बताया था गंगा नदी की एक सहायक नदी, गंगा नदी की एक जलधारा जो अलग होती है फरक्का बैराज से और हुगली नाम से आगे बढ़ती है। क्या हुगली नाम से आगे बढ़ती है? इसी हुगली नदी पे हमने बताया था कि कोलकाता स्थित है। क्या इसी हुगली नदी पर कोलकाता स्थित है? तो ये हुगली नदी जिस पर कोलकाता स्थित है, अब आगे इसकी एक हुगली नदी की एक सहायक नदी दामोदर नदी के विषय में भी हमने चर्चा किया था। दामोदर नदी की उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार से होती थी। दामोदर नदी को रूर नदी के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें कोयला का क्या होता है, कोयले का आवागमन, कोयले से भरे नाव जो होते हैं उससे आवागमन ज्यादा होता है। यानी जल संसाधन के माध्यम से इस रिवर से कोयला आयात निर्यात किया जाता है एक स्थान से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इसलिए यह नदी में कोयले के अवसाद ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए यह नदी जीवाश्म रिवर्स या रूढ़ क्षेत्र तो मानी जाती है, जीवाश्म रिवर्स के नाम से भी इसे जानते हैं। चलिए, इतनी सारी बातों की चर्चा हमने पहले वीडियो में की है। आज हम बात करेंगे इसकी अन्य जो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। उन नदियों में सबसे पहले बात कर रहे हैं हम स्वर्ण रेखा नदी की। स्वर्ण रेखा नदी, एक बार हम सारे मैप को देखते हैं, उसके बाद इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन सी विशेषताएं कैसे टैली करती हैं, इनको एक बार चलिए समझने का प्रयास करते रहेंगे। तो स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी रांची में ही, रांची के चूंकि झारखंड में छोटा नागपुर पठार है, तो रांची के पास से छोटा नागपुर पठार से ये स्वर्ण नदी की उत्पत्ति होती है। स्वर्ण नदी की उत्पत्ति होती है। यह पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के पास, पश्चिम बंगाल में एक जिला है मेदिनीपुर, और मेदिनीपुर जिले के पास में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नोट करते चलेंगे एक एक चीज को। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ? छोटा नागपुर पठार के रांची क्षेत्र से निकलकर कहाँ? पश्चिम बंगाल की मेदिना में, पश्चिम बंगाल के मेदिना में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके बाद जो दूसरी इसकी एक और अब ट्रिब्यूटरी की बात कर रहे हैं, जो दूसरी नदी है उस नदी का नाम क्या है? उस नदी को हम कहते हैं बैतरणी। देख रहे हैं आप, यहां लिखा हमने ये बैतरणी, ये स्वर्ण रेखा नदी, यहाँ पर फिर ये बैतरणी। बैतरणी नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? उड़ीसा में क्योंझर पठार है। याद रखें, उड़ीसा में एक क्योंझर पठार है और क्योंझर पठार से इसकी उत्पत्ति होती है। किस नदी की? बैतरणी नदी की। और यह भी आगे चल के उड़ीसा में ही बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारी नदी है वह है ब्रह्मणी। कौन सी नदी? ब्रह्मणी नदी। ब्रह्मणी नदी की विशेषता क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मणी नदी भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ? छोटे नागपुर पठार से निकलकर आगे बहते हुए कहाँ? यह नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर आगे बहते हुए यह भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में यह भी नदी गिर जाती है। यह नदी कोयला तथा शाक नदियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।
समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो नदी है, सिहावा एक क्षेत्र है, क्या, सिहावा, जिसका नाम है सिहावा की पहाड़ियों से महानदी की उत्पत्ति होती है। सिहावा की पहाड़ियां हैं कहाँ? सिहावा की पहाड़ियां हैं कहाँ? तो ये है छत्तीसगढ़ में। सिहावा की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ में है और इन्हीं पहाड़ियों से महानदी की उत्पत्ति होती है। इन्हीं पहाड़ियों से महानदी की उत्पत्ति होती है। यह नदी उड़ीसा क्षेत्र में एक स्थान है। यहाँ पर आपको पता होगा एक स्थान बहुत फेमस है जिसका नाम है कटक। क्या? जिसका नाम है कटक। तो कटक से होते हुए यह नदी पश्चिम बंगाल में नहीं जाती, यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सिहावा से होते हुए कटक के पास यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो महानदी को इतना समझ गए हम। इसके बाद अब और दक्षिण में चलते हैं, जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके विषय में बात करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण नदी हमारे लिए क्यों है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की, जिसका नाम है क्या, गोदावरी। क्या? गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। याद रखें, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसकी कुल लंबाई कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो नोट कर लें, 1465 किलोमीटर। कितना? 1465 किलोमीटर गोदावरी की कुल लंबाई है। इसकी अनेक सहायक नदियां भी हैं। क्या? इसकी अनेक सहायक नदियां हैं। सबसे पहले सहायक नदियों के विषय में बात बाद में करेंगे। पहले समझते हैं कि गोदावरी नदी की उत्पत्ति कहां से होती है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर एक पहाड़ी है। क्या है? त्र्यंबकेश्वर एक पहाड़ी है जो कहाँ है, नासिक जनपद महाराष्ट्र। नासिक जनपद महाराष्ट्र में है। तो नासिक जनपद महाराष्ट्र से त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलते हुए यह नदी आगे आके आंध्र प्रदेश में, कहा, आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कुल जो लंबाई तय करती है वो 1465 किलोमीटर तय करती है। 1465 किलोमीटर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं यह इसकी सहायक नदियों की। इसकी अनेक सहायक नदियां हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। आप एक एक करके इन सहायक नदियों के विषय में नोट करेंगे, एक एक चीज इन सहायक नदियों के, यानी जो गोदावरी है, गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं, हमने दो नदियों का उल्लेख यहाँ किया है। दाएं साइड से, इस नदी के दाएं साइड से मंजरा और बाएं साइड से बेनगंगा, दो नदियों का यहाँ उल्लेख किया है। लेकिन इसके अलावा भी इसकी अनेक सहायक नदियां हैं। तो कौन कौन सी नदियां हैं ये समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कौन कौन सी नदियां इसकी सहायक है। तो गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं उन नदियों में से प्रवरा, नोट करिए आप, प्रवरा, मंजरा, जैसे आपको मंजरा हमने बताया, प्रवरा, मंजरा, और पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, नोट करिए, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, वर्धा, इंद्रावती इसकी मुख्य सहायक नदियों में आती है। इंद्रावती, मानरे और ताल, और इसकी एक अन्य सहायक नदी सबरी। ये सारी सहायक नदियां होती हैं। बात करें इसके जो नदियों के जाल बिछे हुए हैं, ये सारी नदियां कई स्टेटों से आकर इसमें मिलती हैं। तो कौन कौन से स्टेट से आकर, यानी इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो कई राज्यों में बटा हुआ है। तो कौन कौन से राज्य है उसमें आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नोट करेंगे, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हैं। तो इतनी सारी बातें गोदावरी नदी के विषय में हमें
देखने को मिलती हैं और ये महत्वपूर्ण नदी है, आप इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो एक सहायक नदी है, अब एक और मुख्य नदी जिसका नाम है क्या, किसरा, समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, कोई पूछे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बिना हिचके जवाब देंगे किसरा। क्या, बिना हिचके जवाब देंगे कि किसरा नदी। अब कोई पूछे किसरा नदी की उत्पत्ति कहां से हुई, तो आपको कहना है कि महाबलेश्वर से। कहां, महाबलेश्वर। अब ये भी कोई पूछे कि महाबलेश्वर कहाँ है, तो बताना महाराष्ट्र में एक हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं। महाराष्ट्र में ही क्या है, यहाँ पर स्थित है हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, और इस हरिश्चंद्र की पहाड़ियों में महाबलेश्वर चोटी है। महाबलेश्वर चोटी से इस किसरा नदी की उत्पत्ति होती है। बात करें महाबलेश्वर चोटी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मिलते समय तक यह कुल जो दूरी तय करती है वह 1400 किलोमीटर। कितना, 1400 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हमें देखने को मिलती है। नोट कर लेंगे, 1400 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हमें देखने को मिलती है। यह नदी कई स्टेटों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कहाँ मिलती है, समझने का प्रयास करते हैं। यह नदी महाराष्ट्र से निकलती है तो महाराष्ट्र में बहेगी, फिर कर्नाटक में भी इसका अपवाह क्षेत्र देखने को मिलेगा, कर्नाटक। फिर आंध्र प्रदेश से बहते हुए आंध्र प्रदेश में ही एक स्थान है मछलीपट्टनम। कहाँ, मछलीपट्टनम, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ है, इस कॉर्नर पे स्थित है मछलीपट्टनम, एक बंदरगाह भी है। तो यह मछलीपट्टनम के पास जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इतनी सारी बातें कृष्णा नदी के हैं। अभी इसकी अनेक सहायक नदियां हैं, उनको आप नोट करेंगे। हम बोल रहे हैं एक एक चीज करके आप नोट करेंगे कौन कौन सी नदी है। कृष्णा और गोदावरी की दोनों सहायक नदियों पूछी जाती हैं एग्जाम में, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की, या किसी अदर स्टेट, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे अदर स्टेट, या वनडे लेवल्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को हर बार मिलते हैं। गोदावरी और कृष्णा के सहायक नदियां और इसकी लंबाई को देखने का क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। तो समझने का प्रयास करेंगे कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, नोट करेंगे। कोयना, मेरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, मूसी। इसकी मूसी एक बेसिक बहुत बड़ी मूसी सहायक नदी है, याद रखें। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है, याद रखेंगे। इसके बाद समझने का प्रयास करेंगे और कौन कौन सी नदियां हैं। भीमा, सीना, तुंगभद्रा, यहाँ हमने उल्लेख किया है तुंगभद्रा। अब याद रखें कई बार तुंगभद्रा की भी सहायक नदियां पूछ लेता है। तो तुंगभद्रा की दो सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी, मालप्रभा और घाटप्रभा। समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ दोनों इसकी सहायक नदियां हैं, एक का नाम मालप्रभा और दूसरे का नाम घाटप्रभा। तुंगभद्रा की कुल लंबाई की बात करें तो 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है तुंगभद्रा की। आगे चल के यह कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपने नोट कर ली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक अन्य सहायक नदी है, एक अन्य नदी देख रहे हैं हम जिसका नाम है क्या, पेन्नार नदी। समझने का प्रयास करेंगे, पेन्नार रिवर्स। और यह पेन्नार रिवर्स कहां से बहती हुई निकलती है, पहले ये तो समझने का प्रयास करते हैं कि कहां से निकलती है। कर्नाटक में एक स्थान है, कर्नाटक में एक स्थान है, कौन सा, नंदीदुर्ग। नंदीदुर्ग क्या है, नंदीदुर्ग की पहाड़ियां हैं। और नंदीदुर्ग की पहाड़ियां कहाँ हैं, जैसे आपको पता होगा कि कर्नाटक में कोलार जिला फेमस है, कोलार की खान भी फेमस है। तो कोलार डिस्ट्रिक्ट में कोलार की खान ही है और कोलार डिस्ट्रिक्ट में ही नंदीदुर्ग की पहाड़ियां हैं। तो नंदीदुर्ग की पहाड़ियों से ही इस पेन्नार नदी की उत्पत्ति होती है। यह नदी आगे चल के कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी दो नदियों के बीच में बहती है। याद रहे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में कौन सी महत्वपूर्ण नदी बहती है, तो उस नदी का नाम है पेन्नार नदी। चलिए, इसके बाद अब बात करेंगे नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण नदी है वो कावेरी है। क्या? कावेरी। कावेरी के विषय में बात करते हैं। कावेरी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कावेरी की उत्पत्ति की बात करेंगे। सबसे पहले कावेरी की उत्पत्ति की बात करेंगे तो कावेरी की जो उत्पत्ति होती है वह ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से होती है। कहां से? वह कावेरी की उत्पत्ति ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से होती है। ब्रह्मगिर की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो यह स्थित है कर्नाटक में। एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोंडगू। कोंडगू जनपद लिखेंगे। चलिए लिखेंगे आप कोंडगू। ये कोंडगू जनपद कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। कोंडगू जनपद में ही स्थित है ब्रह्मगिर की पहाड़ियां, और ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से ही उत्पत्ति होती है कावेरी की। ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से ही उत्पत्ति होती है कावेरी की। कावेरी आगे बहते हुए कई स्टेट में बहती है। तो कौन कौन से स्टेट में बहती है इसे भी समझेंगे। कर्नाटक में इसकी उत्पत्ति हो रही तो सबसे पहले कर्नाटक। सबसे पहले क्या? कर्नाटक। फिर तमिलनाडु में प्रवाहित होते हुए दो सिर्फ स्टेट, एक कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु में प्रवाहित होते हुए यह नदी आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसी नदी पर एक पत्तन स्थित है, कावेरी पट्टन। कौन सी? कावेरी पत्तन, यानी पत्तन मीन्स बंदरगाह। कावेरी बंदरगाह स्थित है। कावेरी की कुल लंबाई की बात कर लेते हैं। जो तीसरी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की बंगाल में गिरने वाली, वो तीसरी नदी में कावेरी आती है। और उस नदी की कुल लंबाई कितना है लिखेंगे। कावेरी की कुल लंबाई 805 किलोमीटर। कावेरी की कुल लंबाई 805 किलोमीटर। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करेंगे इसकी सहायक नदियों की। इसकी सहायक नदियों की, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप नोट कर लेंगे कि कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम जल प्रपात बनाया गया था। सबसे पहला जल विद्युत प्रपात, जो सबसे पहला जल विद्युत डैम बनाया गया वो कावेरी नदी पर ही बनाया गया था। शिव समुद्रम जल प्रपात, क्या इसी पर स्थित है शिव समुद्रम जल प्रपात। और उसी जल प्रपात के पास से शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना की आधारशिला सबसे पहली बार रखी गई थी। तो इतनी बातें समझ में आपको आ गई होगी। यह नदी दो नामों से भी जानी जाती है, दो धाराओं में आगे विभक्त होती है कर्नाटक में, एक श्रीरंगपट्टनम और एक श्रीरंगनम। दो द्वीपों का भी निर्माण करती है। दो द्वीपों का निर्माण करती है, क्योंकि जब दो धाराओं में बटेगी तो दो द्वीपों का निर्माण, बीच में दो द्वीप बनेंगे। एक द्वीप तो कर्नाटक में है जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम, और एक द्वीप तमिलनाडु में है जिसका नाम है श्रीरंगम। तो ये दो द्वीप, दो नदी द्वीपों का निर्माण भी करती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए, इस कावेरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस कावेरी क्षेत्र को एक उपनाम से जानते हैं, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है इसे, यानी दक्षिण भारत के धान का कटोरा। दक्षिण भारत के धान का कटोरा अगर किसी को कहा जाता है तो वो है कावेरी। समझ में आ गई बात। आगे इसकी सहायक नदियों को नोट करिए। अब सहायक नदियों को नोट करिए, हम बोल रहे हैं एक एक करके आप नोट करिए। उत्तर में इसकी कई सहायक नदियां हैं और दक्षिण से भी इसकी कई सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले उत्तर से कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उनको नोट करेंगे। हेमावती, लोका पावनी, हेमावती, लोका पावनी। फिर सिमसा, हेमावती, लोका पावनी, सिमसा। फिर इसके बाद अर्कवती, अर्कवती। ये तो उत्तर से आने वाली नदियां थी। अब दक्षिण से इसमें मिलने वाली नदियां, लक्ष्मण तीर्थ, कौन सी? लक्ष्मण तीर्थ। फिर कबिनी और सुवर्णवती, कबिनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती। ये इसकी दक्षिण से मिलने वाली कावेरी की नदियां हैं। तो इतनी सहायक नदियां हैं इसकी। चलिए, तो कावेरी की इतनी सारी विशेषता हो गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट नदी देख रहे हैं जिसका नाम है बंगई रिवर्स। क्या? बंगई रिवर्स।
और बंगई रिवर्स की बात करें तो बंगई रिवर्स वरुसनाद हिल से इसकी उत्पत्ति होती है, वरुसनाद हिल से इसकी उत्पत्ति होती है और यह नदी आगे चल के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी कुछ सहायक नदियों की बात करेंगे। चलिए कुछ सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट जो ताम्रपर्णी, क्या ताम्रपर्णी नदी के विषय में देखते हैं। ताम्रपर्णी नदी की उत्पत्ति अगस्तमलाई की पहाड़ियों से होती है। कहाँ? ताम्रपर्णी की उत्पत्ति अगस्तमलाई की पहाड़ियों से होती है और यह नदी आगे बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ताम्रपर्णी की बात करें तो जो अगस्तमलाई स्थित है ना, वो दक्षिणी सह्याद्री, क्योंकि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं ना, तो अगस्तमलाई दक्षिणी सह्याद्री में स्थित है। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये समझ में आ गई होगी। आगे यह नदी जहां गिरती है वहां पर स्थित है मन्नार की खाड़ी। जैसे आपको पता होगा कि एक पाक की खाड़ी और एक मन्नार की खाड़ी दो है, उसी दोनों के बीच में पाक जल डमरू मध्य भी है। क्या है? उसी दोनों के बीच में पाक जल डमरू मध्य है। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में पाक जल डमरू मध्य है। उसी मन्नार की खाड़ी में यह नदी ताम्रपर्णी जाके गिरती है। तो इतनी ये थी जो महत्वपूर्ण नदियां अरब सागर में गिरने वाली, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियां थी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे अरब सागर में गिरने वाली उन महत्वपूर्ण नदियों की। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी आपके पास है उन ग्रुपों में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक बच्चों को हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।